मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की बीए पार्ट 2 की इस वीडियो क्लास में पश्चात थॉमस हॉब्स इंग्लैंड का राजनीतिक विचारक था। तो इसका जन्म जो है 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के मंसबरी नामक स्थान पर हुआ था। 1588 में हुआ था। उस समय जिस समय हॉब्स का जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड में जेम्स प्रथम का शासन था और वो शासन उसका जो है 1566 से चल रहा था, अर्थात 1566 से उसका शासन चल रहा था। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि उस राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए अब राजा को टैक्स की जरूरत होती है। महंगाई बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो टैक्स सरकार बढ़ाती है और टैक्स के निर्धारण में ये होता है कि वहाँ की जो संसद थी, तो वहाँ की इंग्लैंड की संसद उस समय की जो तत्कालीन जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन की जो है, तो वो पूंजीपतियों और जो है किसका, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व करती थी। उनका जो रिप्रेजेंटेशन था कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे वो उनका प्रतिनिधित्व करती थी, पूंजीपति और उद्योगपतियों को प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन जो ये क्या था जो है ये प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन जेम्स प्रथम जो वहाँ इंग्लैंड के शासक थे वो दैवी अधिकारों को मानने वाले थे, डिवाइन थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे। और डिवाइन थ्योरी का जो एक अवधारणा होती है, जो उसकी मान्यता होती है, उसकी यह मान्यता होती है कि जो राजा है अपने सभी कार्यों और जो है कर्तव्यों के प्रति किसके प्रति जिम्मेदार होगा, ईश्वर के प्रति होगा, ना कि जनता के प्रति होगा। अर्थात जो राज्य के को मानने वाले जो सिद्धांत होते हैं, जो दैवी अधिकारों का सिद्धांत है, तो वो ये मानता रखता है कि राजा वो मानता था जो है जेम्स चार्ल्स प्रथम कि मैं अपने किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी यदि हूं तो ईश्वर के प्रति हूं, ना कि जनता के प्रति। उसकी ऐसी सोच थी क्योंकि वो किसको मानता था, दैवी अधिकारों को मानता था। लेकिन ब्रिटेन में उस समय क्या थी, पार्लियामेंट आ चुकी थी और जो पार्लियामेंट थी, संसद थी, तो वहां पर बैठने वाले लोग जो पार्लियामेंट में बैठते थे वो किसको, पूंजीपतियों और जो है उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐसे में कंडीशंस ये क्रिएट हुई कि राजा को अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पर्याप्त अब जो है रेवेन्यू की जरूरत पड़ी, राजस्व की जरूरत पड़ी। तो उसमें क्या हुआ जो है, अब इस कंडीशन में राजा जो है टैक्स बढ़ोतरी के लिए ऐलान कर दिया। जब टैक्स बढ़ोतरी के लिए ऐलान कर दिया जो है, तो अब पार्लियामेंट जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और राजा किसका प्रतिनिधित्व करता था, जनता का प्रतिनिधित्व। क्योंकि राजा को तो सभी का ध्यान रखना है ना, राजा को किसका ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है, वहां पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रजा को ध्यान रखना है ताकि मेरी प्रजा सुखी और समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। और जो पार्लियामेंट में मेंबर थे जो है, तो वो उद्योगपति और जो है पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो अर्थात अपने अपने हितों के लिए और सत्ता के परमाधिकार के लिए अब क्या हुआ, आपस में लड़ाई छिड़ गई। इस दोनों के बीच लड़ाई में, इस युद्ध में क्या हुआ, वहां पर जो है 1642 में अर्थात 1642 में इंग्लैंड में क्या हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया, सिविल वार हो गया। इस सत्ता के परमाधिकार के लिए जब ब्रिटेन में जो है गृह युद्ध छिड़ गया, तो उस समय किसका शासन था, चार्ल्स प्रथम का शासन था। तो चार्ल्स प्रथम का शासन था तो वो क्या था, दैवी अधिकारों को मानने वाला था। लेकिन जब युद्ध का टाइम आया तो उसके पुत्र चार्ल्स द्वितीय का शासन आ गया। और जब चार्ल्स द्वितीय का शासन आ गया तो चार्ल्स जो है 1625 में संसद की सलाह मानने से क्या कर दिया,
इनकार कर दिया, क्योंकि उससे पहले ही मानता थी कि वो राज्य के दैवी अधिकारों को स्वीकार करता था। वो नहीं मानता था कि मैं अपने किसी भी कार्य के लिए जनता से कोई सलाह और जो है मशविरा करूं, वो उचित नहीं मानता था। तो उस समय क्या हुआ जो है, उस समय गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का अर्थात जैसे हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक एनार्की की कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, अराजकता की स्थिति को एक्सप्लेन करते हैं, उसी प्रकार से इस जो है पश्चात राजनीतिक दार्शनिक प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, नेचुरल कंडीशन की बात करते हैं, नेचुरल स्टेट की बात करते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, प्राकृतिक जो है अवस्था, राज्य की प्राकृतिक अवस्था का मतलब होता है राज्य की संप्रभुता। अर्थात अब यदि पेन लिए हो तो राज्य लिख लीजिए, राज्य माइनस संप्रभुता बराबर प्राकृतिक अवस्था, या कहें कि स्टेट माइनस सॉवरेनिटी इक्वल नेचुरल कंडीशन। अर्थात वह राज्य जहां पर कोई एक ऐसी संप्रभु सत्ता नहीं है जो राज्य में कानून और व्यवस्था को मेंटेन करे या स्थापित कर सके। अर्थात क्या हो गई, प्राकृतिक अराजकता फैल गई। क्या हो गया था उस समय, सिविल वार हो गया था। उस सिविल वार के समय में जो है, जो उस गृह युद्ध के समय जब आपस में लोग क्या थे, एक दूसरे को मारपीट करने, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था को ही प्राकृतिक अवस्था थी, जहां कानून और व्यवस्था की नाम कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्ति को जो है मार रहा था। एक तरह से जो कहते हैं भारतीय राजनीतिक दर्शन कहते हैं कि मत्स्य न्याय था, और मत्स्य न्याय ये उनका मूल जो है वो होती है कि अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसको कोई दोषी नहीं बनाया जाता है। इसी प्रकार से एक तरह से क्या हुई, हमारे भारतीय राजनीतिक जो है दार्शनिक थे, उसको एनार्की अर्थात जो है अराजकता से एक्सप्लेन किया। और इसी प्राकृतिक अवस्था को सामाजिक समझौते के अंतर्गत हाब्स ला रूसो इसको प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया। अर्थात वहां कोई शासन व्यवस्था या कोई ऐसे नियम और रेगुलेशंस या ऐसी कोई सर्वोच्च सत्ता या मानवीय सत्ता नहीं थी जहां पर जो है लोगों के जीवन को व्यवस्थित किया जा सके या सिस्टमेटिक किया जा सके, एक प्रकार से सही व्यवस्था का जो है रूल और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, करवाया जा सके। क्योंकि ये सिविल वार था, गृह युद्ध था, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। उसी समय क्या था, अब ये जो है 1588 में ही उसी समय क्या हुआ, सिविल वार छिड़ गया। 1588 में जन्म हुआ और 1642 में जो है सिविल वार छिड़ गया। तो उस समय जब गृह युद्ध छिड़ा तो ये बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, और इस गृह युद्ध के माहौल को देख करके जो है हाब्स भी डरा। और इसका जो हाब्स का जन्म था एक पादरी परिवार में हुआ था। जैसे पादरी का अर्थात जो पूजा पाठ या कर्मकांड से संबंधित होते हैं, तो ईसाइयों में उसको पादरी कहते, जैसे अपने यहाँ जो पूजा पाठ से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनको अलग नाम दिया जाता है, ठीक। तो ऐसे में पादरी के पुत्र होने की वजह से जो है वो क्या करता था, राज परिवार से उसका प्रत्यक्ष संबंध था। और जब प्रत्यक्ष संबंध था तो क्या हुआ, उस गृह युद्ध के समय जनता के जो है बीच में हाब्स महोदय ने भी राजा के समर्थन में पंपलेट चिपकाए थे। वो भी निरंकुश राजतंत्र की बात कर रहे थे, वो लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे थे। तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ, जनता के जो है जो वहां के जो लोग थे वो राजा के जो विरुद्ध थे वो क्या हो गए, हाब्स के भी विरुद्ध हो गए। अब हाब्स महोदय में क्या हुआ, वहां पर जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। और जब लोकतंत्र की स्थापना हुई जो है तो वहां पर जो है
अब राजा के विरोधियों को क्योंकि पता है कि जब सरकार बदलती है तो जितने उसके समर्थक होते हैं, जितने उनके जो है सांसद विधायक होते हैं या उनके फॉलोअर होते हैं जो झंडा लेकर के आगे आगे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, तो उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के सरकार जो है अब कौन सा केस लगाना है सरकार डिसाइड करती, जो आज का भी रूल चल रहा है। किसको पोटा लगाना है, किसको गुंडा एक्ट लगाना है, किसको सामाजिक शांति भंग में भेजना है अंदर, किसको क्या करना है, तो सरकार ढूंढ ढूंढ के उनमें केस जो है थोपने लगती है। आज लोकतंत्र है तो आप कोई बात होती है तो न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। उस समय राजतंत्री व्यवस्था थी। उस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जब राजा की हार हुई और वहां लोकतंत्र की स्थापना की बात हुई, तो जो हाफ्स थे राजा के समर्थन में पंपलेट चिपकाए थे, तो अब उनकी भी जो है पूछ की जाने लगी, उनका भी पता किया जाने लगा कि हाफ्स महोदय भी जो है यहाँ पंपलेट चिपका रहे थे, राजा का समर्थन कर रहे थे। तो उस डर की वजह से हाफ्स वहां निकल गए। उससे पहले ही जो है जब उसका जन्म हुआ था हाफ्स का जो है, तो वो अपने जब माँ के पेट में था तो एक तरह से डर का माहौल था। और वो अपने जन्म के पहले ही 2 माह जो है माँ के गर्भ से बाहर आ गए। उस थर्ड जन्म के पहले जो है निश्चित समय के पहले ही उसका जन्म हो गया। तो इसी के आधार पर कहते हैं कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कभी कभी, आपने एक थोड़ा सी स्टोरी सुन लीजिए कि कभी कभी क्या होते हैं कि जब रावण अपनी तंचा चढ़ाता था और दहाड़ता था, तो गर्भवती जो महिलाएं थी जो है वो बच्चे बाहर आ जाते थे माँ के गर्भ से जो है। क्यों? क्योंकि जब डर पैदा होता है तो डर से क्या होती है, आपके अंदर के जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देते, अर्थात लूज मोशन पे आ जाते हैं। उस अवस्था में जो भी अंदर होगा वो सब कुछ बाहर आ जाता है। तो इसलिए कभी कभी सुना होगा कि जब रावण दहाड़ता था जो है तो तेज आवाज से बोलता था, तो उस समय जो है गर्भवती महिलाएं जो है बाहर जो है गर्भ जो है जो धारण है वो जो है गर्भपात हो जाता था। तो इस वजह से उनको जो है अर्थात डर की वजह से ना, उसका अर्थ है डर होता है। तो इसी प्रकार हाफ्स भी अपनी माँ के जब गर्भ में थे तो अब उस डर की वजह से, उस ग्रह युद्ध की वजह से ऐसा माहौल था, कब किसको मार दिया जाए किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में 2 महीना पहले ही वो पृथ्वी पर आ गए। तो उस समय जो राजा और जनता के बीच, सत्ता के परमाधिकारों के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ था वो बड़ा ही कष्टदायी था। अब इसमें देखेंगे कि जो मध्यकाल में क्या था, निरंकुश राजतंत्र था, अर्थात 16वीं से 17वीं शताब्दी तक निरंकुश राजतंत्र था। हम इसको इस नोट्स की कुछ जो वो हैं उसको हम फिगर बने हैं, इनको समझने का आप लोग प्रयास करिए। हम इसको ग्रुप में डाल देंगे तो उसको अवश्य देखिए और समझने का प्रयास करिए। और कोई नहीं समझ में आता तो मैसेज करिए कमेंट में, तो यथाउचित उसका उत्तर दिया जाएगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्र था। 18वीं शताब्दी में संवैधानिक शासन लोकतंत्र का उदय माना जाता है। लोकतंत्र का उदय कब से माना जाता है? 18वीं शताब्दी में। उसी समय जो है जो क्रांतियां हुई ना, जो है अमेरिकी क्रांति हुई, ब्रिटेन की क्रांति हुई, जो है ये सब क्रांतियां हुई जो है, तो उस लोकतंत्र का उदय माना जाता है। संवैधानिक शासन या लोकतंत्र का उदय, जो संवैधानिक शासन की बात जैसे लाग भी करते हैं तो संवैधानिक शासन की बात करते हैं, अर्थात लिमिट प्रशासन की बात है। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी युग आया और 20वीं शताब्दी में समूह की व्यक्ति आया। 19वीं शताब्दी में बात करते हैं तो व्यक्तिवादी योग, अर्थात कोई राजा एक व्यक्ति जो बात कह दे वही सर्वमान्य होती थी, अर्थात जो जितने राजा थे वही क्रिमिनल अथॉरिटी, वही भैया थे। अब आज लोकतंत्र का युग है, अर्थात सब भैया क्या हैं? राजा हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कितना भी बाहुबली हो, चुनाव के समय प्रत्येक व्यक्ति को हाथ जोड़ करके जनता के सामने आना पड़ता है। उस जनता जनार्दन उसका न्याय करती है कि आप कितना सही और कितना गलत है। और आज क्या है, 20वीं शताब्दी में समूहवादी युग आया,
अर्थात कोई सिंगल बात कहते हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाती है, और यदि सामूहिक रूप से कोई बात कहते हैं तो उस बात का महत्व होता है। अर्थात समूहवादी युग। आज क्या है, ग्रुपों का क्यों निर्माण किया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप है या किसी समूह का निर्माण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि समूह के माध्यम से किसी न किसी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जब गृह युद्ध छिड़ रहा था तो हाब्स ने कहा कि जो मानव स्वभाव था, जब एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी, इसका जन्म भी हुआ था, तो हाब्स को कोई हैप्पी बर्थडे टू यू कहने वाला नहीं था। स्थिति क्या थी, एक दूसरे को मारने पीटने को, एक दूसरे की जान लेने के लिए लोग उतारू थे, जान लेने के लिए तैयार थे। तो हाब्स ने देखा कि जो मनुष्य का स्वभाव है वो क्या है, अच्छा नहीं है। अर्थात मनुष्य स्वभाव से क्या है, बुरा है। मनुष्य उसके अंदर क्या है, एक दृष्टिकोण जो है उत्पन्न हुआ, एक तरह से उसका जो है एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि मनुष्य जो है अच्छा नहीं है, न मनुष्य का स्वभाव अच्छा है। तो अब उसने क्या क्या है कि मनुष्य क्या है, उस प्राकृतिक अवस्था अकेला है, असहाय है, मलिन है, दीन है, पाशविक है, क्षणभंगुर है। अर्थात किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है यदि अपने आप में। लेकिन हाँ, उस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम अवश्य विद्यमान थे कि यदि आप शक्तिशाली हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उस हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे कि आप शक्तिशाली हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन वहां पर कानून और व्यवस्था नाम की कोई मानवीय सत्ता नहीं थी जो लोगों के हितों को सुरक्षित रख सके, लोगों के जीवन को सुरक्षित रख सके। ऐसी स्थितियों में इंग्लैंड की जो स्थितियां थीं इस प्रकार से थीं। तो हाब्स के मन में क्या आया कि इसमें जो है मानव का स्वभाव अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस समय उसका जन्म हुआ था, यदि किसी बच्चे को जन्म होता है, हम आप लोग उसकी बर्थडे पार्टी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और उसको कपड़े देते हैं, टॉयज या खिलौना देते हैं, या उसके अन्य प्रकार के जो कोई वस्तुएं देते हैं, टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, और जब उसको कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू और गिफ्ट कर देते हैं, तो उसको लगता है कि यार मनुष्य का स्वभाव अच्छा होता, कितना कोऑपरेटिव है, कितना सॉफ्ट नेचर का है, कितना सरल है, कितना अच्छा है कि भाई फ्री में बच्चों को टॉफी मिल जाती है, तो वो कोई किसी जो है आंटी है, अंकल है, भैया है, उनका नाम भी रखवा देंगे, चॉकलेट वाले अंकल हैं जो है ना, या चॉकलेट वाले भैया हैं। अर्थात उनको वहां से चॉकलेट मिलती है, टॉफी मिलती है, तो उसके प्रति मनुष्य का के प्रति उस बालक का दृष्टिकोण क्या होता है, सकारात्मक होता है। हाब्स का जो है कोई बर्थडे नहीं मनाया गया, न इसका उस समय की जो स्थिति थी क्या थी, लड़ाई झगड़े की थी, मारपीट की थी, अर्थात एक तरह से अराजकता फैली थी, एनार्की की कंडीशन थी, जो भारतीय राजनीतिक विचारक जो एक्सप्लेन करते हैं, और हाब्स उसको प्राकृतिक अवस्था के रूप में करते हैं। तो जब एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था है तो हाब्स ने सोचा कि मनुष्य का स्वभाव अच्छा नहीं है। सोचा क्या, उसने देखा ही प्रत्यक्ष रूप से, तो उसने कहा मानवीय स्वभाव बुरा है, अच्छा नहीं है। इसी तरह जब हम लाक को देखते हैं तो लाक का जो एक उद्योगपति के घर में जन्म हुआ था, और जब वो एक उद्योगपति के घर में जन्म हुआ था तो उसका बर्थडे मनाया जाता था, उसको कपड़े भी गिफ्ट मिलते थे, उसको हैप्पी बर्थडे टू यू करते थे। आज के टाइम में केक हो सकता ना चलती रही होगी, नहीं, लोग केक खाते कम हैं और फेस में ज़्यादा लगाते हैं ना, यूज फेस पे क्रीम के रूप में यूज करते हैं, आज का जो ट्रेंड चल रहा है। तो उसने कहा कि जब फ्रेंड भी गिफ्ट करते हैं, रिलेशन के लोग भी गिफ्ट करते हैं, मम्मी भी गिफ्ट करती है और फादर भी गिफ्ट करते हैं, तो उसने कहा कि नहीं यार, मनुष्य जो है अच्छा होता है, ये बुरा नहीं है। वो बुरा तो उसकी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से उसको बुरा कहा गया। तो उसने कहा कि मानव स्वभाव अच्छा होता, जब लाख को पढ़ना होगा। अर्थात हमारे बार बार कहने का आप ये आशय समझिए कि जिस समय जो थिंकर को पढ़िए उस समय की परिस्थितियों को रियलाइज करिए। आप क्या ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से उसके विचारों में ऐसा
परिवर्तन आए। अब ये समझ में आ गया होगा कि हाब्स के विचारों में ऐसा परिवर्तन क्यों आया, ऐसा क्यों आया। तो 1642 में जो है वहाँ सिविल वार छिड़ गया था ब्रिटेन में, और 1649 वर्ष में जो है क्या हुआ, उस खूनी क्रांति अर्थात चार्ल्स प्रथम को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया। और जब फांसी पर चढ़ा दिया गया, उसी से क्या होती है, ब्लड रेवोल्यूशन अर्थात खूनी क्रांति कब से मनाई जाती है, 1649 से। वही खूनी क्रांति इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। और जब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, और लेकिन उससे पहले क्या था, 1629 में ही जो है चार्ल्स प्रथम ने संसद को भंग कर दिया था। 11 वर्षों तक जो भंग रही। फिर जो 1640 में संसद को बुलाया गया, तो उसने देखा कि आपस में फिर वही झगड़ा करने लगे। जैसे अपने भारतीय संसद में देखते, जब शीतकाल कोई सत्र चलता है तो सभी पहलवान अखाड़े में जाकर के वहाँ चिल्लाना शुरू कर देते, मैटर कोई भी हो, सभी सांसद जो है वहाँ पार्लियामेंट को अखाड़ा बना लेते। तो उसी प्रकार से वहाँ की भी स्थिति थी। 11 वर्ष के बाद जब 1640 में चार्ल्स प्रथम ने वहाँ जो है संसद की बैठक बुलाई, तो उसका नाम क्या कर दिया गया, बहुत दिनों के बाद बुलाई गई थी, इसलिए उसका नाम कर दिया गया लॉन्ग पार्लियामेंट। आपको पढ़ने को मिले कि लॉन्ग पार्लियामेंट कब हुई, जो है बैठक बुलाई गई 1640 1640 में जो है। और पुनः जनतंत्र और राजतंत्र के बीच टकराव पैदा हो गया। राजा ने जनता के 5 समर्थकों को बंदी गृह में डाल दिया, और फलस्वरूप 1642 में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जैसे हमने स्टोरी आपको पहले बताई। और 1649 तक चला। 1649 में चार्ल्स प्रथम को क्या दी गई, फांसी दे दी गई। इसीलिए इसको खूनी क्रांति के नाम से, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को देश निकाला दे दिया गया। वह फ्रांस में अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। जनता के समर्थक जो क्या थे, राजा अल्वर क्रामवेल सत्ता संभाली, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चले। राजा का पुत्र जो है चार्ल्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स द्वितीय कहाँ भाग गया था, फ्रांस। क्योंकि आज कोई क्राइम करता तो सऊदी चला जाता है, तब क्राइम करते थे जो है तो फ्रांस चले, तब का सऊदी वही था, वही चले गए। हाब्स महोदय भी वहीं चले गए। और हाब्स ने क्या किया, वहां पहुंचे तो उनको सही माहौल मिला, तो वो और आग लगाना शुरू कर दिया। 1651 में लेवियाथन नामक पुस्तक की रचना किया। चार्ल्स द्वितीय वहां थे, तो राजा का बेटा था, तो इसलिए वहां राज दरबार में उनको सम्मान पूर्वक रखा गया, उनको यथाउचित सुविधाएं दी गई। ये भी सोचे कि राजा का बेटा है, हमारे लॉर्ड का पुत्र है, ये भी उससे मिलने गए और वहां रखे, वहां थे उस सम्मान। लेकिन इनके निरंकुश विचारों की वजह से अपने आप को हाब्स रोक नहीं पाए। और 1651 में इन्होंने क्या किया, लेवियाथन नामक पुस्तक की रचना किया, और उसमें दरियाई घोड़ा बना दिया, और उन्हें राजतंत्र का जो है निरंकुश राजतंत्र की बात करने लगे। वो पुस्तक जैसे ही मार्केट पे आई, लोग वहां फ्रांस में विद्रोह करने लगे। और जब विद्रोह करने लगे तो वहां के राजा ने हाब्स महोदय को बुलाया कि आप अगर यदि कायदे से बने रहना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं यहाँ से निकाला दिया गया। क्योंकि वो यदि ऐसा ना करते, विद्रोह फैल गया फ्रांस में भी, और धीरे धीरे उसके विरोध जो है जनमत तैयार होने लगा, तो हाब्स को वहां से निकाला दे दिया गया। और हाब्स जैसे वहां से ब्रिटेन में आए, तो उनको पहले से डर था कि हमको यदि पा जाएंगे तो हमको जो है छोड़ेंगे नहीं। तो आते ही पहले आत्मसमर्पण पत्र जो है सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार से हाब्स को माफ कर दिया गया। तो जो ये पुस्तक लेवियाथन लिखी गई जो है फ्रांसीसी विचारक गोडाल्फिन को समर्पित है। तो हाब्स ने इस पुस्तक में मानव स्वभाव को क्या बताया, बुरा बताया, क्योंकि हमने पहले ही सारी एक्सप्लेन कर दिया स्टोरी कि क्यों ऐसा हुआ उसके साथ। तो क्लेलेंडन ने उसने कहा कि जिस पुस्तक लिखी थी कि जितना राजद्रोह और अधर्म इस पुस्तक में पाया गया, उतना अन्य किसी पुस्तक में नहीं। क्योंकि वो ऐसी बातें लिख दिए थे हाब्स ने कि यदि इस तरह की विद्रोह है तो वो जो है वहाँ संभव नहीं है। तो इस तरह से जो है हाब्स ने जो है अपने विचारों को प्रतिपादित किया। और ऐसा नहीं है, किसी का बुरा भी कितना भी बुरा हो, जीवन में अच्छा समय आता है। 1660 में
चार्ल्स द्वितीय पुनः इंग्लैंड की सत्ता संभाली, क्योंकि राजतंत्र जो बीच में टूटा और लोकतंत्र आया, लोकतंत्र भी सफल ना हुआ। फिर पुनः 1660 में जो है चार्ल्स द्वितीय ने को बुलाया गया और उसको इंग्लैंड की सत्ता दी गई। तो जब राज दरबार में हाब्स को बुलाया गया तो राज दरबार में उसका स्वागत किया। कहते ना, किसी व्यक्ति के लिए समय का इंतजार करिए, कितना भी बुरा हो, समय बुरा है, व्यक्ति नहीं। वही स्थिति हाब्स की थी। उस समय जान को जो है बचाने के लिए हाब्स प्रार्थना पत्र दे रहे थे और भाग भाग करके अपनी जान की सुरक्षा कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हाब्स को भी जो है राज दरबार में बुलाया गया और राजा के द्वारा वहाँ सम्मानित किया गया। और वहाँ एक बात कह दी गई, क्योंकि उनको पता था कि जो हाब्स महोदय हैं, क्योंकि यदि कोई भी उन्होंने काम किया तो फिर यहाँ आग को रोक पाना संभव नहीं है। तो उनको लेखन कार्य में प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप कोई साहित्य पे वर्क नहीं करेंगे, कि आप कोई ऐसी पत्र पत्रिकाएं या पुस्तक ऐसी प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे आग भड़के, लोग विद्रोह करना शुरू कर दें। और राज दरबार में बुला करके उनको सम्मानित किया गया और आजीवन पेंशन देने का वादा कर दिया गया, क्योंकि वो राज दरबार में पहले से ही वहाँ राज जो है पादरी के रूप में सेवाएं उनके फादर दे रहे थे और वहाँ विधिवत जो है वर्क कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार कहते हैं कितना भी किसी का जीवन बुरा हो, लेकिन किसी भी समय बदल सकता है, कोई निश्चित नहीं है। कब किस में चेंजिंग आ जाए कन्फर्म नहीं है। इसलिए काम अपना करते रहिए, अपना दायित्व अपनी ड्यूटी करते रहिए। जब समय आ जाएगा तो स्वतः ही उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो जीवन अब इस प्रकार से जो है अपने जीवन के जो उनका शेष जीवन बचा, तो इतिहास, राजनीति शास्त्र और भौतिक विज्ञान के अध्ययन में शेष जीवन समर्पित कर दिया जो है। ठीक है, हाब्स अपने विचारों में गैलीलियो के यांत्रिकी सिद्धांत से प्रभावित था। उसने मानव स्वभाव और धर्मनिरपेक्ष की वैज्ञानिक व्याख्या किया। हाब्स ने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया, क्योंकि उसको पता था यह धर्म ही है, चर्च का आशय यहाँ धर्म से है। उसने क्या किया, राज्य जो है के अधीन चर्च को कर दिया, क्योंकि सारे रूल और रेगुलेशंस बनाने का काम सरकार का होगा, राजा का होगा, ना कि चर्च का होगा। क्योंकि चर्च ही एक ऐसी बीमारी है, डिसीज है, जो हर तरह से डिस्प्यूट पैदा कर रही है। तो अब उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक गैलीलियो के यांत्रिकी सिद्धांत से वैज्ञानिक व्याख्या किया। किसकी, मानव स्वभाव की। अब इसको थोड़ा सा समय है, अब इसको देख लीजिए। आप यदि फिगर बना सके तो इसमें हम देंगे जो है एक राउंड सर्किल बना लीजिए, उसमें लिखिए प्राउड या अहंकार, उसके 2 एरो लगा लीजिए। अर्थात हाब्स ने कहा कि मानव हृदय से में क्या होता है, अहंकार होता है, प्राउड होता है। उस अहंकार के वजह से मनुष्य की 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ठीक है, उस 2 प्रकार की इच्छाओं की वजह से ही उसमें अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी क्रिएट होती है। तो कहते हैं जब मानव स्वभाव में 2 प्रकार की एक्टिविटी पैदा होती, उसकी का क्या वजह है, अहंकार की वजह से। तो एक इच्छा होती है और दूसरी अनिच्छा होती है। इच्छा की वजह से क्या होता, व्यक्ति आकर्षित कर होता है, अट्रैक्टिव होता है। अनिच्छा की वजह से प्रतिकर्षित होता है, अर्थात उससे दूर भगता है, उससे उसका कोई लगाव नहीं होता। जब इच्छा होती तो आकर्षित होता है, और जब आकर्षित होता है व्यक्ति तो उससे क्या करने लगता है, लव करने लगता है, प्रेम करने लगता है। और जब व्यक्ति अनिच्छा होती है तो उससे प्रतिकर्षित होता है, और जब प्रतिकर्षित होता है तो प्रेम के स्थान पर उससे घृणा करने लगता है, उससे कोई मिलने जुलने का कोई रास्ता, कोई वास्ता नहीं समझता। ठीक। और जब इच्छा होती है तो व्यक्ति आकर्षित होता है, प्रेम करता है, और जब प्रेम करता है तो उसको क्या करता है, उस वस्तु या को पाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। और जब अनिच्छा होती है तो प्रतिकर्षित होता है,
घृणा करता है, जब घृणा करता है तो उससे दूर भागता है। अर्थात वस्तु एक है, चाहने वाले कई हैं, तो क्या हुआ, आपस में संघर्ष हुआ, आपस में झगड़ा हुआ। तो सत्ता के परमाधिकार में राजा और जनता के बीच में क्या हुआ, संघर्ष छिड़ गया। वही संघर्ष जो है सिविल वार या गृह युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो हाब्स हैं मानव स्वभाव की जो व्याख्या करते हैं, तो उसमें से कहते हैं कि जो मानव का स्वभाव था उस समय राजसत्ता, सत्ता के परमाधिकार के लिए राजा के समर्थक और जनता के समर्थक आपस में क्या कर रहे थे, जो है संघर्ष कर रहे थे। और उनके इच्छा की वजह से क्या होता है, जब उनकी इच्छा होती है तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, जब आकर्षित होते हैं तो प्रेम करते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो उसको पाना चाहते हैं। तो इसीलिए सत्ता के परमाधिकार के लिए वस्तु एक है और उसको चाहने और प्राप्त करने वाले व्यक्ति कई होते हैं, तो क्या होती है, आपस में संघर्ष हो जाता है। यही है कि पोस्टें 500 हैं, अब फॉर्म अप्लाई करने वाले 5,000 हैं, तो आपस में क्या है, वस्तु कम है और दावेदार ज्यादा हैं, तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। वही हाब्स भी कहते हैं कि वहां पर क्या है, सत्ता के परमाधिकार के राज सत्ता एक है, अब पाने वाले कई लोग हैं। ऐसी स्थितियों में राजा और जनता के बीच क्या छिड़ गया, संघर्ष छिड़ गया, इच्छा और अनिच्छा के। तो मानव स्वभाव जो है, किसे मानव जो स्वभाव के अंदर जो है, हाब्स ने माना कि मनुष्य का अंदर जो है मानव स्वभाव जो है एक पदार्थ की तरह कार्य करता है, जो केंद्र में अहंकार होता है, जिसके दो गतिविधियां होती है, एक इच्छा और एक अनिच्छा। तो इच्छा से व्यक्ति प्राप्त करना चाहते, उसी प्रकार से उससे संघर्ष की प्राप्ति होती है। हाब्स ने कहा कि मनुष्य सुखों की प्राप्ति और दुखों से विरत चाहता है। ऐसा कह करके हाब्स उपयोगितावाद का पूर्व सूचक बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो यूटिलिटरिज्म की बात होती है, उपयोगितावाद की होती है, इसी विचार को लेकर के बेंथम जो है, जर्मी बेंथम, उसको उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। अर्थात व्यक्ति क्या हो, सुखों की ओर प्राप्त करते हैं और दुखों से दूर भागते हैं। आज की इस वीडियो क्लास में हम यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि जितनी हम ये क्लास लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका परिचय और उसके कंसेप्ट पर हमने डिस्कशन किया है, इस थॉमस हाब्स पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो क्लास के माध्यम से जो भी बच्चे देखेंगे उनको ये समझने में अवश्य सहायता मिलेगी कि मनुष्य के स्वभाव में कैसे परिवर्तन आया और हाब्स ने अपने जीवन में कैसे परिवर्तन किया। आज की क्लास